हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं जीके के एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स आर ऑन द कोस्ट लाइन। इंडिया के कितने स्टेट्स कोस्ट लाइन में। कोस्ट लाइन का मतलब है तो समुद्र वाला जो एरिया होता है। ठीक है, तो इंडिया के कितने स्टेट्स हैं। ऑप्शन ये दिए गए हैं, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, कौन कौन से स्टेट हैं तो यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल है, ठीक है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना नहीं है। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है, ठीक है, गुजरात है। तो सबसे बड़ा जो कोस्ट लाइन लगता है वो गुजरात का ही लगता है। उसके बाद बात करें यूनियन एंड टेरिटरीज कितने लगते हैं तो वो टोटल 4 लगते हैं। कौन कौन से देखिए, अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, उसके बाद पौंडीचेरी। ठीक है, 4 यूनियन एंड टेरिटरीज किस में लगते हैं, कोस्ट लाइन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इन इंडिया। इनमें से कौन सा ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस का। ठीक है, उम्मीद है आपने आंसर कर दिया होगा। ये हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक हिल से निकलता है, इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी नहीं है। और ये नर्मदा रिवर जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, इसको नर्मदा रिवर को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड एमपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो लाइफ लाइन ऑफ गुजरात अगर पूछा जाएगा किसको बोलते हैं, नर्मदा रिवर को। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसका मतलब ये डेल्टा नहीं बनाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ की तो वो हो जाएगा झेलम, चेनाब, रवि, व्यास एंड सतलुज। ये सारे रिवर के हैं इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लिए, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज। आगे बढ़ते हैं। हु अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यह है आर्टिकल 223। Which amendment act introduced the right to education under fundamental rights। ठीक है, पहले जो राइट टू एजुकेशन था वो फंडामेंटल राइट नहीं हुआ करता था, तो उसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 86 अमेंडमेंट। कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, तो अब जो है राइट टू एजुकेशन का फंडामेंटल राइट के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21A में है। ठीक है, सर फ्रेडरिक बेंटिक इज़ वेल नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। फ्रेडरिक बेंटिक जो है किस लिए फेमस है, किसकी डिस्कवरी किए थे इन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी की थी। तो इंसुलिन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आता है, इंसुलिन वाला क्वेश्चन, तो आप इसको रट लीजिएगा पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रामसर कन्वेक्शन जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। रामसर कन्वेक्शन क्या होता है, हम लोग कंजर्व करते हैं वेटलैंड्स को। ठीक है, वेटलैंड को कंजर्व करने को ही बोलते हैं रामसर कन्वेक्शन। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के था। ठीक है, और बेसल कन्वेक्शन क्या था, कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ हैजार्डियस वेस्ट। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया था, तो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, इनमें से किस कंट्री को लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं। ये बोलते हैं नॉर्वे को। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे मई और जून में वहाँ पे रात में सूरज देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड। इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड है। ठीक है, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेटलाइन या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो लेटीट्यूड और लैंग्वेट्यूड में आप डिफरेंस समझ रहे होंगे। लेटीट्यूड मैंने लेटा हुआ कौन रहता है भैया, इक्वेटर रहता है लेटा हुआ, देखिएगा। ठीक है, प्राइम मेरिडियन तो लॉन्गिट्यूड हो गया, देखिए ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। और हमको क्या चाहिए था, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वेटर। ठीक है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी दिया हुआ रहता तो हम लोग लेटीट्यूड इसको मान सकते थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
शेड्यूल 11th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। 11th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन से इससे डील करता है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत राज सिस्टम से शेड्यूल 11th रिलेटेड है, ठीक है। बात करें 12 में कौन है, म्यूनसिपैलिटीज़ है। लैंग्वेज किस में है, 8 शेड्यूल में है, और लैंड रिफॉर्म 9 पे, ठीक है। अपने मैं इससे रिलेटेड शेड्यूल से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा जल्दी, ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे इसको। हु कॉल्ड द प्रेम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किसने कहा था आइडेंटिटी कार्ड प्रेम्बल को, ठीक है। प्रेम्बल एक्चुअली है क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है, ठीक है। तो इसलिए उसको कहा गया था आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, मैंने उसके बिना ये अधूरा है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था N.A. पलकीवाल जी, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जी की इम्पोर्टेंस क्या है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है उनका। फेयर बैंक डिजीज इज ए टाइप ऑफ, ये किस तरह का डिजीज है फेयर बैंक, ठीक है, ये है जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। माने बोन वगैरह बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है। आफ्टर फुल मून, जब पूरा मून हो जाता है, नेक्स्ट 14 days वेयर द मून ग्रोज थिनर एंड बिकम इनविजिबल इज कॉल्ड। देखिए जब फुल मून हो जाता है उसके बाद क्या होता है, चांद घटने लग जाता है, तो उसी घटने को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेनिंग फेज ऑफ द मून। अगर होता कि चांद अपना बढ़ रहा है, ठीक है, थिन नहीं हो रहा है, अभी थिक हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वैक्सिंग फेज ऑफ द मून, ठीक है। वेनिंग का मतलब घट रहा है तो वेनिंग फेज ऑफ द मून, और वैक्सिंग का मतलब अगर चांद बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे वैक्सिंग फेज ऑफ द मून। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू माइनॉरिटीज टू स्टेबलाइज द एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत, ठीक है। तो यह आर्टिकल हो जाएगा 30। आर्टिकल 17 की बात करें तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ठीक है। 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक है। आप आर्टिकल 28 आपके लिए टास्क है, आपको पता करके कमेंट में बताना है कि आर्टिकल 28 किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये भी धार्मिक ही रिलेटेड है बस, बट आपको पूरा बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज़ नॉट बिल्ड बाय अकबर, इनमें से कौन सा फील्ड अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था, तो ये हो जाएगा ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट जो है वो किसके द्वारा, राजा मान सिंह तोमर जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करें ये सब है ना, अकबर के द्वारा जो फोर्ट बनाया गया था, ठीक है, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे क्लिक करके ऊपर में, ठीक है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं कौन कौन सा मोनूमेंट अकबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, अकबर और शाहजहाँ से। Which acid makes the atmosphere of Venus have thick white and yellowish cloud, ठीक है। कौन सा एसिड रहने की वजह से वहाँ का क्या होता है, वेनस जो है बहुत ज़्यादा येलोइश और थिक वाइट है, ठीक है। येलोइश क्लाउड है वहाँ पर, तो वो कौन सा गैस है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेनस जो है बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट भी है और ब्राइटेस्ट भी है, ठीक है। वेनस को अर्थ का ट्विंस प्लैनेट भी बोलते हैं, और अर्थ के सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो भी वेनस ही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज इज़ द बनिहाल पास सिचुएटेड, बनिहाल पास कौन से हिमालयन रेंज में सिचुएटेड है, इसका आंसर हो जाएगा पीरपंजल। आगे बढ़ते हैं। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर, थर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1932 में। अगर बात करें कि गांधी जी ने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो वो सेकंड राउंड टेबल जो कि 31 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात करें सेकंड राउंड टेबल्स में ब्रिटिश पीएम जो
रैमसे मैकडोनल्ड थे, उन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड देने का कोशिश किया था, ठीक है, जो कि गांधी जी ने इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ अवार्ड कब आया था, तो वो 1932 ही में आया था। ठीक है। इन विच यूनियन टेरिटरी डज द पंचायत राज सिस्टम नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरीज में पंचायत राज सिस्टम है ही नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली तो एक ही बन गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। और कौन कौन सा स्टेट है जहाँ पे पंचायत राज सिस्टम नहीं है, तो वो हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे पंचायत राज सिस्टम नहीं है। और यूनियन एंड टेरिटरीज़ की बात करें तो वो दिल्ली में नहीं है। ठीक है, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, क्या नाम था इनका ओरिजिनल नेम? ठीक है, ये था नरेंद्रनाथ दत्ता। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन बनाया था, कब बनाया था? 1897 को। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद की ही बर्थडे की याद में ही हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी को। ठीक है, तो पूछा जाता है कि नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। किसकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, बर्थडे। द एलिमेंट फाउंड इन टीथ एंड बोन्स। ठीक है, हमारे हड्डी में और दांतों में कौन सा ये पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है? तो वो होता है, क्या होगा? कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एग्ज़ाम के लिए जम के प्रिपरेशन कीजिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।